अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है डोम मैनिपुलेशन। डोम क्या होता है कि जब हमारे पास एक सपोज ये एक HTML है, इसको मैं ब्राउज़र में ओपन करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है इसके ऊपर ना, ऐसे। अच्छा, इसका जब मैं इंस्पेक्ट करूँगा ना इधर, तो मुझे इसकी HTML नज़र आती है, ऐसी है ना। अच्छा, उसके बाद ये जो HTML है ना, सारे जो स्ट्रक्चर है इसका, ये हम जावास्क्रिप्ट में भी दे सकते हैं। मतलब जिस तरह कंसोल पे मैं आ गया हूँ। अच्छा, हमने क्या किया कि HTML में आ गया, तो हमने यहाँ पे कुछ HTML लिखी हुई है, ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, नीचे स्क्रिप्ट लिखा है, यहाँ पे कोई पी टैग भी लगा देते हैं, उसमें डोरेशन लिख देते हैं। ये दो टैग मैंने लगा दिए, कुछ यूजर टैग हैं जो हमारे, ये सारे के सारे टैग हम जावास्क्रिप्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सही है। अच्छा, उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट समझो वेरिएबल की तरह है, जब मैंने इसको कंसोल करवाया ना, तो इसके अंदर ये हेड टैग आ गया और इसके अंदर ये बॉडी, और बॉडी में जितने टैग थे, शायद रिफ्रेश नहीं किया था, वो नहीं आ रहा। अब मैंने रिफ्रेश किया तो अब मैं दोबारा लिखूंगा डॉक्यूमेंट, और तो मेरे पास यहाँ पे HTML के अंदर हेड टैग आ गया, बॉडी टैग आ गया। हेड के अंदर जितने टैग थे वो आ गए, बॉडी के अंदर जितने टैग थे वो आ गए। इसको हम बोलते हैं डोम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। मतलब क्या है, HTML में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट की नजर में वो सारे का सारा पेज डोम है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, ऐसा क्यों बनाया गया? क्योंकि वो हमने जिस तरह CSS सेलेक्टर यूज करके स्पेसिफिक टैग के ऊपर स्टाइल परफॉर्म किया था, इस तरह अगर हम स्पेसिफिक जावास्क्रिप्ट के टैग के ऊपर कोई काम करना चाहते हैं, कोई एक्शन लेना चाहते हैं, या बटन पे ये क्लिक हो तो ये काम करना है, या इस H1 के अंदर ये लिखा हुआ है, बटन पे क्लिक हो तो इसका टेक्स्ट चेंज हो जाए, इस तरह के अगर हमें काम करने हैं तो हमें एक्चुअली इस HTML के साथ प्ले करना है। सही है। अच्छा, नॉर्मल CSS के अंदर तो हम सेलेक्टर यूज कर रहे थे, वही ID यूज करते थे, तो बैकग्राउंड में वो मैनेज कर लेता था। लेकिन यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर वो क्या करता है, सारी की सारी एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह मैंने दिखाया उसको, वो एक ऑब्जेक्ट की शक्ल बना देता है। ऑब्जेक्ट समझते हैं ना, जिसमें सारी की फिर वैल्यूज आ रही होती हैं। जितना भी HTML का फाइल है, ये क्या बन जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अच्छा, अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या है, सारे वो टैग हैं जो हमने HTML में लिखे हैं। अगर 1000 टैग लिखे हैं तो 1000 आ जाएंगे, 2000 लिखे हैं तो 2000। अब ये पूरे का एक पूरा ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ टैग हो सकते हैं, जितनी बड़ी वेबसाइट है उतना बड़ा उसका डॉक्यूमेंट है। जैसे ये इसका छोटा डॉक्यूमेंट है ना, इतने टैग नजर आ रहे हैं। तो अगर हम कोई लेट्स सपोज ये बड़ी वाली वेबसाइट है, इसको इंस्पेक्ट करके इसके कंसोल में जाते हैं और इधर डॉक्यूमेंट लिखते हैं, तो इसका डॉक्यूमेंट क्या होगा, काफी लेंथी डॉक्यूमेंट होगा। इसके अंदर काफी ज्यादा टैग्स होंगे, चीजें होंगी, स्क्रिप्ट्स होंगे। आगे से आगे, आगे से आगे ये निकलता जा रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के चक्कर में ना। ये मतलब काफी बड़ा इसका स्ट्रक्चर है या डॉक्यूमेंट है। तो उसका जितना भी HTML है, वो HTML का पेज जावास्क्रिप्ट क्या समझती है, एक डॉक्यूमेंट, यानी वो एक वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल मैं नहीं बनाता, वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर क्रिएट कर देता है, हमें जावास्क्रिप्ट में मिल जाता है। उस वेरिएबल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। उस वेरिएबल का नाम क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक्चुअली क्या है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें इस पर्टिकुलर, यानी कि जिसके साथ मेरी जावास्क्रिप्ट कनेक्टेड है, इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर जितने भी टैग हैं
वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में उस वेरिएबल के अंदर पड़े हुए हैं। भी उस पर्टिकुलर पूरे डॉक्यूमेंट तो पूरा HTML है, तो उस HTML में से मैं कोई भी टैग गेट कर सकता हूं। सही है। अच्छा, चूंकि अब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है तो इसको मैन्युअली जिस तरह ऑब्जेक्ट के अंदर कीज की मदद से हम एक्सेस करते हैं ऐसे एक्सेस करना मुश्किल है। उन्होंने क्या किया है, इस पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ फंक्शन चलाने के लिए ना हमें फंक्शन भी प्री डिफाइन बना के दे दिए। जैसे वो कह रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसका मतलब क्या है, हम आईडी पास करेंगे, वो डॉक्यूमेंट वाले पूरे HTML में से वो टैग फाइंड करेगा जिसके ऊपर हमने आईडी लगाई है। तो लेट्स सपोज ये हमारा HTML था जो हमने चलाया है। तो अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, सिंपली ये खत्म कर देते हैं। इसमें मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, सही है, या सीधा भी लॉग करवा सकते हैं, लॉग करवा लेते हैं केवल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट वेरिएबल हमने तो नहीं बनाया है ना, किसी ने बनाया होगा, ब्राउज़र ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है इसको। अब इसके अंदर वही चीज आ गई जो मैंने वहां पे कंसोल में लेके आया, सारी चीजें आ गई जो जो मुझे चाहिए थी, बॉडी के अंदर जो जो टैग थे वो चीजें मेरे पास आ गई। ऐसे ही है। अच्छा, ये पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट है और ये एक ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है जो मैं क्रिएट नहीं करता, खुद ब खुद ब्राउजर क्रिएट कर देता है। और उसमें क्या होता है, सारी HTML होती है जो हमने लिखी है उस पेज के अंदर। अच्छा, अब इसको मैं एक सेपरेट वेरिएबल में भी रख सकता हूं ना, रख सकता हूं। अच्छा, मैं इसको कह देता हूं डॉग इक्वल टू डॉक्यूमेंट। इसमें तो क्या किया मैंने, ये डॉक्यूमेंट इसमें रख दिया, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं अब इसके ऊपर इस H1 पे एक आईडी लगा सकता हूं, उसका नाम दे देते हैं, मे बी क्या नाम दे, हेलो रख देते हैं, ठीक। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मैं पूरा डॉक्यूमेंट इसमें नहीं रख रहा, क्या रख रहा हूं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसके अंदर आईडी का नाम लिख देता हूं, उसका नाम क्या था, हेलो। समझ आई या नहीं आई, कॉन्टेक्स्ट बन रहा है या नहीं। हमने इस डॉक्यूमेंट पूरी HTML थी, मैं कह रहा हूं इसमें से फाइंड करो ये वाली आईडी का टैग, वो टैग मुझे फाइंड कर देगा। तो मुझे यहाँ पे एक्चुअली हेलो वाला जो टैग था उस नाम से मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, इसमें हेलो टैग मिल जाएगा। सही है। अच्छा, उसको अगर हम देखें तो वो किस तरह का होगा, ये क्या है, एक H1 है, डॉक्यूमेंट पूरी HTML, उसमें से मैंने एक H1 उठा लिया कि गेट बाय आईडी, उस पूरे HTML में से ढूंढेगा, उसको पता है एक ही होगा, वो एक मुझे वापस है। अच्छा, ये काम हम खुद भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास, आपको मैं दे रहा हूँ पूरा एक ऑब्जेक्ट जिसमें हर चीज है, तो आप लूप शूप लगा के काफी मेहनत करके वो चीज फाइंड कर सकते हो ना। लेकिन अगर बिल्ट इन फंक्शन हो उसका फायदा क्या होता है, वो मुझे करना नहीं पड़ रहा आसानी से, वो मैं उसको सिर्फ टैग आईडी दे रहा हूँ, वो मुझे पूरे डॉक्यूमेंट में से टैग फाइंड करके दे रहा है, वो मैंने उसको अपने वेरिएबल में स्टोर कर लिया। सही है। इतनी बात किसी को समझ ना आई हो, आ गई, सही है। इसी तरह अगर मुझे पी टैग फाइंड करना है, उसको भी टैग नेम देंगे, मतलब उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे, आईडी डाल देंगे उसके ऊपर, मेरे भी पैरा करके, तो उसको हम सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पे पैरा लिख देंगे, मिलने लग जाएगा, पी टैग मिलने लग जाएगा। सही। अच्छा, अगर हम आईडी ना दे तो हमारे पास और ऑप्शन भी है, वो क्या है, लिस्ट ऑफ पी टैग्स। वो कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। इसका मतलब क्या होगा, मैंने सिर्फ टैग का नाम बताना है। अब चूंकि मैं टैग का नाम बता रहा हूं तो टैग कितने हो सकते हैं, तो अब ये जो मुझे रिटर्न करेगा ये क्या होगा, ये एक लिस्ट होगी, मतलब एक रे होगी। क्यों, क्योंकि टैग तो एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो इसलिए जो एक चीज रिटर्न नहीं करेगा ये हमें, ये क्या करेगा, हमें एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है। जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा है, एक पैराग्राफ, दूसरा, तीसरा,
इस तरह इसने एक पूरी अरे बना दी है। सही है। अच्छा, अब अगर हम एक और लगाते हैं तो उसके कितने इंडेक्स बन जाएंगे फिर? दो पी हो तो कितने इंडेक्स बन जाएंगे अरे में? 0 1 बन जाएगा। ये देखो 0 और 1, 3 हो गए, 3 बन जाएगा। अब अगर मैंने उसमें से एक एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा? इंडेक्स लगा के स्क्वायर ब्रैकेट 0 तो उसका मतलब पहला टैग, 1 मतलब दूसरा टैग। हाँ, अब जिस तरह मैंने बाय एक्सेस कर लिया एलिमेंट बाय आईडी, इसी तरह एलिमेंट बाय टैग ने, इसी तरह मेरे पास गेट एलिमेंट बाय क्लास ने। इसमें भी क्या देना पड़ेगा? क्लास नेम देनी पड़ेगी, जो भी हम रखेंगे। में भी अगर पैराग्राफ रखते हैं क्लास, अब इसमें भी मुझे क्या मिलेगा? लिस्ट। क्योंकि क्लास तो मल्टीपल टैग्स पे लग सकती है, जब मल्टीपल टैग पे लगेगी तो चांसेस एक से ज्यादा टैग आए, एक से ज्यादा आएगी तो वो लिस्ट बन जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा? आईडी, इसमें सिंगल टैग मिलेगा हमेशा, क्योंकि हमें पता है कि पूरे पैराग्राफ, पूरे एचटीएमएल पेज में एक ही आईडी लग सकती है एक टैग पे, तो इसलिए वो एक ही मिलेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इसमें भी अरे मिलेगी और इसमें भी अरे मिलेगी। अगर अरे में से आपने पहला इंडेक्स उठाना है तो आप उसका 0 इंडेक्स ऐसे करके उठा लोगे। ये देखो, अब मुझे पी मिल रहा है जिस तरह आईडी से मिल रहा है। वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। लेट्स सपोज अगर आप इसको भी पैराग्राफ कर देते हो और इसको भी क्या है वो कर देते हो। ये एक्चुअली अब हम पी टैग कर रहे हैं ना। किधर? ये तो मैंने एक ही टैग से उठाया है ना। एचटीएमएल ही तो एक्सेस कर रहे हैं। नहीं समझे? डॉक्यूमेंट एक पूरी एचटीएमएल ही है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि ये टैग चाहिए, ये टैग चाहिए, वो पूरा टैग ही तो दे रहे हैं हमें। नहीं समझे आप? मतलब हमारा मकसद ही क्या है? टैग गेट करना। जिस तरह हम सीएसएस में जब टैग को सिलेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं? स्टाइल अप्लाई करना है। इधर भी बहुत सारे काम करने के लिए हमें टैग को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो समझिए टैग के लिए सिलेक्टर हम यूज कर रहे हैं। सही है। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ पी टैग। अब ये देखो, ये पहला मुझे मिल गया है। क्यों पहला पहला मिला है? क्योंकि मैंने इधर क्या लिखा है? 0। अगर 1 लिखूंगा तो दूसरा मिल जाएगा। सारे चाहिए तो ये खत्म कर दो तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये आ गया तो सिर्फ ये आ गई, मेरे पास पूरी अरे आ गई। वो कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, बट अभी के लिए आप समझो ये अरे के अंदर मैं इंडेक्सेस से गेट कर पा रहा हूँ। मतलब ये समझो पैराग्राफ 1 है, लॉरम इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, तो वो मुझे दोनों ही वहां पे मिल रहे हैं। अगर हम उसको 0 पास करें तो 0 मिल रहा है, 1 पास करें तो 1 मिलेगा। ये 1 मिल गया 0 पे, 1 पास करेंगे तो 2। अल्टीमेट हम 3 तरीके से अभी HTML की पूरी डॉक्यूमेंट में से टैग्स एक्सेस कर पा रहे हैं। कौन कौन से? बाय टैग नेम और बाय। मकसद क्या है सबको करने का? उसके ऊपर मैं कोई ना कोई ऑपरेशन है परफॉर्म कर लूं। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्या चाहिए हमें? जावास्क्रिप्ट हम अप्लाई करेंगे उसके लिए, ताकि हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन लगे। लेकिन अभी के लिए हम पूरे HTML में से जिस टैग को भी जावास्क्रिप्ट में लेके आना चाहते हैं तो हम लेके आ पा रहे हैं, बाय टैग नेम, बाय क्लास नेम, बाय गेट एलिमेंट, बाय
आईडी की बेस पे। अच्छा, अब इन टैग के ऊपर डेफिनेटली हम कोई काम करना चाहते हैं तो हम इसको लेके आ रहे हैं ना, वैसे तो नहीं लेके आएंगे ना। अच्छा, वो काम क्या हो सकता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। जैसे ये हेलो टैग वन, मतलब ये H1 था ना शायद, हेलो वाला। इसको हम कंसोल में लगाएं अगर, तो ये क्या था मेरे पास, नहीं मिल रहा। हेलो कर, तो मुझे H1 मिल रहा है, ऐसे ही है ना। उसके अंदर जो भी सारी चीजें हैं वो मुझे इस हेलो टैग के अंदर बाय आईडी की वजह से मिल रही हैं। अच्छा, मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं अब इसके अंदर एक कंटेंट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, मैं इसको चेंज करके मे बी कहना चाहता हूँ कुछ नया कंटेंट, तो मैं कहूँगा हेलो टैग डॉट इनर HTML इक्वल टू नई HTML मैं दे सकता हूँ इसको। जैसे मैं इसको कह दूँ हेलो मे बी बेस्ट है। अच्छा, अगर मैं अब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ होगा, हेलो बेस्ट है। बाय डिफॉल्ट HTML में क्या लिखा था हमने, हेलो वर्ल्ड। मैंने उसको क्या किया, जावास्क्रिप्ट में एक्सेस किया उस टैग को गेट एलिमेंट बाय आईडी से, फिर उस टैग डॉट इनर HTML, उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा था उसके अंदर जो HTML लिखी थी उसको चेंज करके क्या कर दिया, हेलो बेस्ट है। तो अब HTML में एक्चुअली मुझे क्या नजर आ रहा है, हेलो बेस्ट है। तो अब जैसे हमने वहां पे कलर अप्लाई किया था चीजें, अब एक तरीका आपको समझ आ गया कि अगर एक टैग है उसके अंदर कुछ कंटेंट लिखा है उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। समझ आ रही है या नहीं? अच्छा, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, बहुत सारी तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे यार एक नंबर इवन आउट फाइंड करना है, एक नंबर यूजर से लेना है, या यूजर से ले लें या इधर रख लें, उसको इवन आउट फाइंड करना है और स्क्रीन पे बताना है इवन है या ऑड है। तो हम करेंगे जी, किस तरह यूजर से इनपुट लेते हैं इधर, नंबर इक्वल टू फ्रॉम इंटर नंबर, ठीक है। उसको हम क्या करेंगे, इफ अगर नंबर इसको हमें इंटीजर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना शायद, पार्स इंट, उससे क्या बन जाएगा, ये नंबर इंटीजर बन जाएगा और वो नंबर में जाएगा अगर ट्रू है तो। हम अब ये मैसेज जो है ना स्क्रीन पे दिखाना, यानी कि ये H1 की जगह पे ये वाला मैसेज आना चाहिए, सही है। वो मैसेज हम कैसे दिखाएंगे, हेलो टैग इनर HTML, उसको हार्ड कोड कर देंगे, नंबर इज इवन, और एल्स के केस में इसको कॉपी करेंगे साथ में, नंबर इज ओड। अच्छा, अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, वो नंबर मांगेगा, कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो क्या कह रहा है, नंबर इज ऑड। फिर रिफ्रेश करेंगे, वो कोई इवन नंबर डालेंगे तो नंबर इज इवन। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया जो इवन आउट वाला था। पहले हम सिर्फ उसका जो रिस्पॉन्स है वो सिर्फ देख पा रहे थे कहाँ पे, अपने कंसोल में। अब हम रिस्पॉन्स कहाँ पे देख पा रहे हैं, अपनी HTML के अंदर। मजे की चीज है ना। अच्छा, अब मैं आपको ये तो हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब हमने ये तो कुछ है, कुछ वाले टैग उनका तो हमें पता लगा, गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, इनर HTML करके उसको चेंज कर देंगे। अब कुछ ऐसे टैग भी हैं, यानी कि अब जो हमने इनपुट लिया वो पॉपअप से ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि यार हम जो इनपुट लें वो किस तरह लें, फॉर्म बना के, जो हम गूगल हमने फॉर्म बनाना सीखे थे वो वाले, फॉर्म का टैग लगा के, इनपुट का टैग लगा के, वैसे। अच्छा, वैसे काम कैसे होते हैं? अच्छा, पहले फॉर्म बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। हम ये क्या करते हैं, इनपुट का टैग लगा लेते हैं यहाँ पे,
अच्छा, उससे पहले मैं आपको इनपुट का टैग लगाने, फॉर्म से इनपुट लेना सिखाने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमारे पास अगर ये बटन है, आइडिया ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक बटन है, ये वाला। इस बटन के अंदर हमारे पास यहाँ पे, मैं इसको कहता हूँ क्लिक मी, ठीक है। और हम ना क्या करते हैं, कंसोल वगैरह कमेंट कर देते, प्रॉम्प्ट कमेंट कर देते हैं। ये चल रहा है ना। अच्छा, मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ। जब मैं लिखता हूँ क्लिक मी, देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना कुछ। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने इस पे तो कुछ किया ही नहीं है ना, ट्रीटमेंट इसकी की ही नहीं है। अच्छा, इसमें वो क्या कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट लिस्टनर हैं जो HTML के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि देखो, जब यूजर क्लिक करता है, इसका पता मुझे कोई तो बताएगा ना कि यूजर ने अब क्लिक किया है। अब इसको हम बोलते हैं इवेंट लिसनर। अब ये जो लिसनर है ना, ये समझो HTML लिसन कर रहा होता है कि यूजर ने स्क्रॉल किया है, यूजर ने क्लिक किया है, यूजर ने इनपुट के अंदर कोई वैल्यू ऐड की है। ये सारे इवेंट है, ऐसे इवेंट जो लिसन हो रहे होते हैं, ब्राउजर उसको लिसन कर रहा होता है। अब वो लिसनर हमें कैसे मिलेंगे, वो हमने फिगर आउट करना है। अच्छा, वो हमें कैसे मिलते हैं? एक तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जाके अपना कोई भी एक फंक्शन हम बना लेते हैं अभी के लिए, और उसको कह देते हैं मे बी ऑन क्लिक हैंडलर, और उसके अंदर मैं लॉग लगा देता हूँ या अलर्ट लगा देता हूँ क्लिक। ठीक है, ये मैंने फंक्शन कहीं पे नहीं किया, सिर्फ बनाया है इस फंक्शन को। अच्छा, अब हमारे पास एक इवेंट है, उसका नाम है, बहुत सारे इवेंट है, जैसे मैं ऑन लिखता हूँ ना, जैसे ऑन ब्लर, ऑन कैन प्ले, ऑन कैन प्ले थ्रू, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑन BLC क्लिक, ऑन रैक, मतलब बहुत सारे मल्टीपल हमारे पास इवेंट हैं जो ऑन माउस मूव, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस लीव, इस तरह के इवेंट्स हैं। अब ये सारे इवेंट कौन टैकल कर रहा होता है? HTML। हम इसमें कुछ नहीं करते। ये इवेंट हमें लगाना कहाँ पे होता है? जहां पे हम एट्रीब्यूट के तौर पे ये लगता है, बटन के ओपनिंग टैग में मैं लगाऊंगा कि ऑन क्लिक। मैं कह रहा हूं कि जब भी इस बटन पे क्लिक हो ना, इसके ऊपर मैंने एक इवेंट लिसनर लगा दिया है, ये लिसन कर रहा है। जैसे इस पे क्लिक होगा, इसके आगे हम कोई भी अब जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। अच्छा, उसकी जगह में मैंने जावास्क्रिप्ट लिख देता हूं, ये वाला फंक्शन का नाम मैं दे देता हूं इधर। अच्छा, ऐसे तुम इस बटन पे क्लिक करो, ये वाला फंक्शन चल जाए, कॉल हो जाए। ये फंक्शन हमने कहां पे बनाया है? जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, क्लिक कर रहा हूं, है गलत है, ठीक है। अब मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो उसके अगेंस्ट ये फंक्शन चले। देखो, वो क्या कह रहा है, बटन पे क्लिक नहीं हो रहा अभी, मतलब बटन पे कुछ नहीं हो रहा। वो कह रहा है कि मेरे पास एक लिसनर है ऑन क्लिक। वो कह रहा है इसके अंदर आप ये वाला ऑन क्लिक कॉल होगा, और इसके आगे ब्रैकेट में जो भी जावास्क्रिप्ट आप लिखेंगे मैं वो चला दूंगा। अब यहां पे मेरी मर्जी में जो सी मर्जी जावास्क्रिप्ट लिख दूं, तो यहां पे हमने कौन सी जावास्क्रिप्ट लिख दी? ऑन क्लिक हैंडलर, अपने फंक्शन का नाम। अब हमें पता है ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट कब चलता है? जब हम इसको चलाते हैं। हम इसको कब चला रहे हैं? जब बटन के ऊपर क्लिक हो रहा है। और अब बटन पे क्लिक हो रहा है, ये कौन बता रहा है मुझे? ये वाला ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट। जैसे ये क्लिक होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। जब ये फंक्शन चलेगा, एक्चुअली हमारे जावास्क्रिप्ट में आगे ये वाला फंक्शन चलेगा। सही हो गया? तो इसको मैं अभी क्लिक करता हूं रिफ्रेश करके, तो ये देखिए क्लिक। एक्चुअली क्या हुआ है,
अब इसके अंदर मैंने अलर्ट लगाया था ना, वो आ रहा है। इसमें आप कंसोल लगाएंगे, वो कंसोल भी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन चल रहा है। कब चल रहा है? इस बटन पे क्लिक हो रहा है, और ये ऑन क्लिक का एट्रीब्यूट पहले से बना हुआ है। किसने बनाया हुआ? जावास्क्रिप्ट ने। समझो, ब्राउजर ने बनाया हुआ है, HTML ने। अब जब भी बटन पे क्लिक होगा, ये हमेशा कहता है कि ऑन क्लिक के आगे इस एट्रीब्यूट में तुम जो भी जावास्क्रिप्ट लिखोगे मैं वो चला दूंगा। हमने क्या लिख दी? एक फंक्शन का नाम। तो जैसे जैसे क्लिक हो रहा, अब कितनी दफा कॉल हो सकता है? अच्छा, अब जितनी दफा मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी दफा वो फंक्शन कॉल हो जा रहा है। सेम फंक्शन। क्यों? क्योंकि फंक्शन का नाम तो सेम ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो रहा। वही फंक्शन बार बार कॉल भी हो रहा है। इसको बोलते हैं इवेंट लिसनर, कि हमारे पास कुछ बने हुए इवेंट है, उनको हम क्या कर रहे हैं? लिसन कर रहे हैं। सही। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहां पे एक इनपुट लगा लेते हैं और उस पर एक आईडी भी लगा देते हैं। उसका नाम रख लेते हैं मे बी यूजर नेम, और उस पर प्लेस होल्डर लगा लेते हैं एंटर यूर नेम। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? अब हम डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहां पे उस इनपुट को गेट कर सकते हैं या नहीं? कैसे करना है? क्या नाम है उसका रखा हमने? आईडी का नाम यूजर नेम था ना। अच्छा, इनपुट आ गई मेरे पास, वो वाली यूजर नेम वाली इनपुट, यूजर नेम इनपुट। अब इसके अंदर से मुझे क्या चाहिए? वैल्यू चाहिए जो यूजर ने उसके अंदर लिखी है। अच्छा, वो मुझे कैसे मिलती है? मैं लिखूंगा var में भी यूजर नेम इनपुट वैल्यू, एक नया वेरिएबल बना लेता हूं, यूजर नेम इनपुट डॉट वैल्यू। ऐसे मिलती है। मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है इनपुट, उसके अंदर डॉट वैल्यू करके एक की है, वो मैं एक्सेस करूं तो मुझे वो वैल्यू मिल जाती है। अब वो मिल गई, मैंने उसको एक वेरिएबल में रख लिया। अब इसको मैं सिंपली डिस्प्ले करा देता हूं कहां पे? ये जो मैंने h1 का टैग बनाया हुआ है, इसमें मैंने हेलो बैच बनाया हुआ है, उस पर सिंपली मैं इसको क्या कर देता हूं? रिप्लेस कर देता हूं। ठीक है। तो अब जैसे यूजर इस पे लिखेगा और ऑन क्लिक मतलब बटन पे क्लिक होगा, यूजर लिखने के बाद बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा? हम यूजर नेम एक्सेस करेंगे, फिर उसमें से वैल्यू लेंगे, फिर उसको इनर HTML h1 के अंदर चेंज कर देंगे। अब हम रिफ्रेश करते हैं। अभी तो यहां पे लिखा हुआ है हेलो बैच 7, लिखा होना चाहिए ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कौन सा चल रहा है? ये तो अभी तो फंक्शन चला ही नहीं। फंक्शन ने कब चलना था? जब क्लिक मी पे लिखना था, लेकिन उससे पहले मैं लिख देता हूं यहां पे नवीद लिख। अगर इनपुट कुछ दे ना तो वो एम्प्टी कर देगा उसको। देखो ना, h1 के अंदर कोई चीज ना लिखी हो तो कुछ वो होगा नहीं। वो क्यों? क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा था, इसने क्लिक किया तो वैल्यू क्या मिली हमें? एम्प्टी। जब वैल्यू एम्प्टी मिली तो क्या कुछ इनर HTML चेंज भी हो जाए तो उससे इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। अब मैं आपको कंसोल भी दिखाता हूं ना कि वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा क्लिक में, ये देखो वो वैल्यू आ गई। अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा और क्लिक कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आ रही है? एम्प्टी। एम्प्टी आ रही है तो वो टैग ही खत्म। सही है। तो अब आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं? ब्राउजर के यूजर से फॉर्म से इनपुट भी ले सकते हैं और डिस्प्ले भी ऑन स्क्रीन करा सकते हैं। अब जो काम हमने पहले किया था, अगर वही करना हो कि यूजर से लेना हो इंटर नंबर और उसका इवन आर्ट चेक करके शो करना हो तो कैसे करेंगे? ये नंबर आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू को क्या कर लेते हैं हम, ताकि वो क्या मिल जाए मुझे। और अब इनर HTML यहां सेट करने से पहले क्या लगा दूंगा मैं? वही कोड यूज हो जाएगा, और ये बस नंबर की जगह ये यूज हो जाएगा। नंबर इज इमर और नंबर इज
और अगर साथ में नंबर भी प्रिंट कराना हो तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो वो दूसरा यूज कर लेते हैं, टेम्पलेट लिटरल। और यहाँ पे डॉलर साइन, फिर कर्ली ब्रेसेस, और साथ में ये वेरिएबल का नाम ये भी डाल देंगे। इधर भी क्या करेंगे, सिंपली सेम। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले जाते हैं 2032 करते हैं, नंबर इज इवन, नंबर भी आ गया, नंबर इज इवन। ठीक है, हो गया काम। तो यानी कि आपने यूजर से इनपुट लेके यूजर को ऑन स्क्रीन ही दिखा दिया। अब आपको समझ आ रही होगी कि जो लॉगिन का फॉर्म बना होता है उससे वैल्यू ले ली, फिर अगर कोई एरर आता है तो वो हमें ऑन स्क्रीन ही दिखाता है चीजें, तो हम उस पे दिखा देते हैं, सेटअप कर देते हैं। अच्छा, अब अगर इवन आए तो ग्रीन दिखाना है, अगर रेड आए तो और दिखाना है। अब ये कैसे होगा? हमें स्टाइल अप्लाई करना पड़ेगा ना इस पे, कि फिर उस स्टाइल की बेस पे हमें चीजों को चेंज करना पड़ेगा ऑन बेसिस ऑफ कि क्या सिनेरियो चल रहा है अभी। ऐसे ही है ना? तो कैसे हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक क्लास नेम अप्लाई कर देते हैं, जिसका नाम में भी अभी के लिए टेक्स्ट रख देता हूं मैं, सॉरी, फिर अब क्लास आएगा। अच्छा, अब इसको हम सिंपली क्या करते हैं, इस पे CSS अप्लाई कर देते हैं। इनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर अच्छा, अब बाय डिफॉल्ट इसका कलर हम रख देते हैं ग्रीन। ठीक है, ग्रीन आ गया बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब इसको हमें चेंज करना है एक्चुअली ना, इस कलर को हमें चेंज करेंगे तो हमारा जो है वो चीजें, तो वो कैसे हम कर सकते हैं? यहाँ पे स्क्रिप्ट में आएंगे, जितना हमने HTML चेंज की है, तो हम हेलो टैग डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं इसका कोई भी कलर दे देता हूँ दूसरा, जैसे रेड। स्टाइल ही है, स्टाइल है। 22 और इवन वाला चला। इनलाइन स्टाइल से भी चेंज हो जाता है। अच्छा जी, ये वैल्यू कलर वैल्यू रेड, लेट मी चेक क्या हो रहा है इधर। अच्छा, अभी था ग्रीन बैकग्राउंड कलर, अच्छा रेड हुआ है, लेकिन ना मेरे ख्याल से हो गया, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो 22 जैसे ऐड करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, अगर जैसे इवन होगा तो। अब इवन वाले के अंदर इसका दोबारा कलर चेंज करना है, तो वो हम कर देंगे हेलो टैग डॉट, जिस तरह इनर HTML ऐसे स्टाइल है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, उसको हम फिर दोबारा कर देंगे ग्रीन। इवन आ गया। ठीक है, मतलब हाँ, वो इंटीजर कर देगा ना, क्योंकि हमने पार्स इंट कर दिया। पार्स इंट एक ऐसा फंक्शन है जो इनपुट में वैल्यू लेता है और उसको इंटीजर बना देता है।
यानी कि अगर उसके आगे डॉट समथिंग किया है, समझो राउंड कर देते हैं और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्रिएट कर देता है, इंटीजर वैल्यू। लाइक अगर हम 20.12 देते हैं तो क्या होगा, 20 रह जाएगा। हम 5 4 देते हैं तो 20 रह जाएगा। हम 8 7 देते हैं तो 20 रह जाएगा। तो ये समझो वो राउंड वाला जो हमने किया था ना, फ्लोर वाला, और मैथ डॉट फ्लोर, वो वाली इस पे चल रहा है ये, और वो उसको एक्चुअल वैल्यू हमें इधर डाल देता है। अच्छा, उसके बाद इसमें सबको क्लियर हो गया ना, हम चेंज कर पा रहे हैं और चीजें भी चेंज कर पा रहे हैं। अच्छा, इसमें हम इसके ऊपर क्लास भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे इनपुट चेंज, स्टाइल चेंज कर रहे हैं ना, ऐसे क्लास भी कर सकते हैं। हेलो टैग डॉट क्लास नेम, और उसके आगे हम नई क्लास का नाम दे सकते हैं, मे बी टेक्स्ट2 ऐसे। तो अभी बाय डिफॉल्ट उस पर क्लास नहीं थी ना, हमने अप्लाई की, शायद टेक्स्ट अप्लाई की थी। तो जैसे अगर हम इसको अब देखेंगे, अभी इस पे क्लास नहीं आ रही ना, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब क्लास भी अप्लाई हो जाएगी। ये देखो, क्लास टेक्स्ट2। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमने ये काम बैकग्राउंड कलर वाला इधर किया है, ये खत्म करके, और ये वाला इनलाइन स्टाइल भी खत्म करके, हम यहाँ पे इसको क्लास देते हैं। चलो क्लास नहीं भी देते, वो रन टाइम पे पिक कर लेगा क्लास, अभी इस पे कोई क्लास नहीं है। यहाँ पे एक CSS बना रहे थे, या ऊपर यहाँ पे इनलाइन कर लेते हैं टैग से, इधर क्लास देते हैं मे बी टेक्स्ट, और इसमें कर देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, मे बी येलो। ठीक है। तो अब अगर हम टेक्स्ट की क्लास इस पे अप्लाई कर दें, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, इसका येलो हो जाना चाहिए ना। चलो क्लास टेक्स्ट2 कर लेते हैं, मैं ऊपर हमने टेक्स्ट दिया होगा। अभी चूंकि इस पे कोई नहीं है तो ये कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अब हम क्या करते हैं स्क्रिप्ट में, हेलो टैग डॉट क्लास ने टेक्स्ट2। अब मैं जैसे इसमें इवन रखूंगा तो ये देखो येलो आ गया। अब ये इनलाइन स्टाइल से नहीं आ रहा है, किस तरह आ रहा है, क्लास के नेम से। अगर मैं कोई और क्लास दे तो क्या होगा, वो नहीं आएगा फिर, अब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्लास तो अप्लाई हुई है टेक्स्ट3, लेकिन टेक्स्ट3 क्लास उस पे है ही नहीं। तो हम ऐसे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अगर दूसरा कलर देना है तो एक और क्लास बना के टेक्स्ट3 वाली, उसमें बैकग्राउंड कलर हम में भी ये वाला कर देते हैं। तो अब अगर वो आएगा तो वो कलर हो जाएगा। अब हम अगर इफ एल्स में करना चाहते हैं चेंज, इफ में टेक्स्ट3 कर रहे हैं अगर, तो एल्स में उसका उल्टा कर देते हैं, क्या क्या, और उसको कर देते हैं टेक्स्ट2। अब एक दफा आएगा ये, और अगर इवन होगा तो ये। सही। क्लास नेम कैसे अप्लाई करना है वो भी दिखाती है, और इनलाइन स्टाइल की मदद से, डॉट स्टाइल की मदद से कैसे चेंज करना है वो। यानी कि आपको टैग के अंदर सारे एट्रीब्यूट मिल रहे हैं, आप कोई भी एट्रीब्यूट गेट कर सकते हो, उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। हेलो टैग डॉट क्लास नेम, हेलो टैग डॉट, बस फर्क ये है, अगर हमें इनलाइन CSS करते हैं ना, तो ये CSS नहीं है, ये JSS है, जावास्क्रिप्ट स्टाइल शीट। और उसका सिंटेक्स ये होता है, नॉर्मली हम बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं ऐसे CSS में, लेकिन इसमें हाइफन यूज खत्म करके इसकी जगह पे C कैपिटल कर देते हैं। अगर 3 है तो उसमें से भी हाइफन खत्म करके उसका भी कैपिटल कर देंगे, और यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा, यहाँ पे क्लास का नाम आ जाएगा। इसी तरह उधर सिर्फ क्लास होती है। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में इसने सिंपल क्लास को क्लास नेम क्यों किया है, वो इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अपना क्लास का कीवर्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो उसकी इसने उसको क्या कह दिया है, लेकिन ये एक्चुअली क्लास ही है। सही है। तो आज हमने डोम के अंदर यूजर से इनपुट कैसे लेनी है और ब्राउजर पे आउटपुट कैसे दिखानी है,
और रन टाइम पे बटन पे क्लिक होने पे CSS कैसे चेंज करनी है वो सीखे। अच्छा कौन बताएगा अभी ये सारी चीजें, कौन रिवाइज करेगा कि कैसे कैसे हमने की है? रील निकालने? अच्छा अभी मैं देख लूँ कि कुछ और अगर है तो वो भी पढ़ लें, फिर रील निकाल लेते हैं। अच्छा इवेंट लिस्नर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं कि इवेंट लिस्नर कैसे ऐड कैसे करते हैं। जैसे ऑन क्लिक हमने कर लिया, और बहुत सारे भी हैं, लेकिन हम ना डोम बहुत ज्यादा इधर एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हमने आगे रिएक्ट जेएस या नेक्स्ट जेएस करनी है। तो उसमें ये डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और ये सारे कंसेप्ट खत्म हो जाते हैं। यानी कि वो डोम खुद से मैनेज करते हैं हमें। समझो वो हमें ऐसा ऑप्शन देता है जिस तरह हम CS, जिसमें हमें डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी वगैरह नहीं करना पड़ता। तो इस तरह का बिहेवियर है जहां पे हमें ये डोम से खेलना नहीं पड़ता और ऑटोमेटिकली चीजें चलती हैं। तो इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं चलाएंगे, या हमने ज्यादा किया भी नहीं है, और ये आपको कहीं नजर भी नहीं आएगा फ्यूचर के अंदर। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि ये वाली चीजें यूज नहीं होती। इसी तरह जो इवेंट लिसनर्स हैं वो भी हम ज्यादा अभी कवर नहीं कर रहे, जब हम फ्यूचर में जाएंगे पढ़ेंगे। क्योंकि जैसे ऑन माउस मूव है या ऑन इनपुट चेंज है, वो चीजें वो आपको इधर इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। लेकिन स्टिल आप एक ऐप बना सकते हो कैलकुलेटर टाइप अब, जो यूजर से इनपुट ले और उसको आउटपुट भी ऑन स्क्रीन ही दिखाए। तो अभी आप हम इस वीक की असाइनमेंट ये करेंगे, जो हमने पहले यूजर से हमने बनाए हैं प्रोग्राम, उनको कन्वर्ट करेंगे। उसकी इनपुट हमने प्रॉम्प्ट से ली थी, आउटपुट कंसोल में दिखाई थी। अब इनपुट इसमें फॉर्म में करेंगे और आउटपुट सामने किसी टैग के अंदर दिखाएंगे। तो ये चेंज सेम आ गई। तो डोम मैनिपुलेशन में जो चीजें थी, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, टैग नेम और डोम वगैरह, ये बेसिक चीजें हमने कर ली हैं। इसमें और फंक्शंस भी हैं, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इतनी ज्यादा इनकी जरूरत आगे डोम की नहीं पड़ती है। अब बहुत पुराने प्रोजेक्ट यहाँ पे जे क्यूरी आ जाती है, तो अब समझो रिएक्ट आई को 2013 में आई थी, तो अब उसको भी कितने 10 साल गुजर गए हैं। तो उससे भी पिछले प्रोजेक्ट्स में हमें ये डोम यूज करना पड़ता था। तो अभी इतना ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, लेकिन आप लोगों को एटलीस्ट डोम क्या होता है, ये गेट एलिमेंट बाय ये रिएक्ट या नेक्स्ट जेएस भी बैकग्राउंड में डोम ही यूज कर रहा होता है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो खुद बैकग्राउंड में कर रहा होता है। लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट आता है तो हम इसको बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। मतलब एक आपको पता होना चाहिए कि डोम कोई चीज होती है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट क्लास नेम, क्यूरी सिलेक्टर, या अपेंड चाइल्ड, रिमूव चाइल्ड, इनर एचटीएमएल, टेक्स्ट कंटेंट, इवेंट लिसनर जो काम करती हैं। तो मैं आपको करके भी दिखा दिया ताकि आप लोगों को जहन नशीन रहे ये चीज। अच्छा जी, आगे हमारे पास है लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और फैच रिक्वेस्ट। ये हम देख लेते हैं। ब्राउजर के अंदर ना एक लोकल स्टोरेज कर, यहाँ पे अगर हम जाएं, थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारे पास एक टैब आता है एप्लीकेशन का, ये वाला। अच्छा एप्लीकेशन की टैब के अंदर ना हमारे पास ऐसी चीजें, ऐसी स्टोरेज सर्विसेज हैं जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, ताकि यूजर दोबारा हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको वो स्टोर किया हुआ डाटा मिल जाए। सही है? तो लेट्स सपोज यूजर ने फॉर्म में कुछ इनपुट किया, तो आप चाहते हो यार दोबारा अगर ये हमारी वेबसाइट खोलेगा तो उसने जो डाटा स्टोर किया था वो हम उसको स्टोर करना पड़ता है। तो ब्राउजर के अंदर एप्लीकेशन टैग में जब हम इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जहां पे हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा उनमें एक हमारे पास लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, इंडेक्स टीपी है, इंटरेस्ट ग्रुप, शेयर्ड स्टोरेज, कैशे स्टोरेज, स्टोरेज बकेट, मल्टीपल स्टोरेज को सेव करने की ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा इसमें से हम एक्सप्लोर कर रहे हैं लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज एक ऐसी स्टोरेज है जिसके अंदर, यानी कि हम ब्राउजर के अंदर टेम्परेरी तो पे, यानी कि जब भी यूजर रिफ्रेश करके भी ऐप आएगा वो उसको वो वाला डाटा हमारे ब्राउजर से मिल जाएगा। वो चीज हम किस तरह कर सकते हैं लोकल स्टोरेज यूज करते हुए? ये होता कैसे है? जैसे ये मेरी लोकल स्टोरेज है, लेकिन इसकी कोई की वैल्यू यहाँ पे क्रिएटेड नहीं है। समझो कि ऑब्जेक्ट की शक्ल में होता है, उसकी की होती है और उसकी वैल्यू होती है। तो कोई ऐसी वेबसाइट हो जहाँ पे हमने इसका भी W3 स्कूल पे मिल जाएगा हमें। इंटरनेट नहीं चल रहा इसीलिए वो भी नहीं आ रहा।
तो खैर यहाँ पे हम इसकी क्रिएट कर सकते हैं लोकल स्टोरेज। वो कैसे कर सकते हैं? जिस तरह हमारे पास डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट था ना, इस तरह लोकल स्टोरेज का भी बना हुआ ऑब्जेक्ट है। डॉट सेट आइटम, ये इसका बना हुआ फंक्शन है, इसमें हम कोई भी की पेयर वैल्यूज दे सकते हैं। सही है, सेट आइटम के अंदर। अच्छा, उसके बाद अगर हम जाएं गेट आइटम में, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, वैल्यूज। लाइक मैं इसको कह देता हूं यूजर नेम और इसको कह देता हूं वैल्यू नवीद। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्राउजर में लोकल स्टोरेज में ये वाली चीज सेट कर देगा। अगर हमने गेट करनी हो तो कैसे? लेट्स सपोज वेरिएबल वैल्यू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, जिस तरह सेट आइटम फंक्शन है ना, गेट आइटम, और इसमें हमने अपनी की का नाम देना है। तो सेट करते हुए हमें पहले पैरामीटर में की और दूसरे पैरामीटर में वैल्यू, और गेट करते हुए हमने सिर्फ की का नाम देना है। अगर हम ऐसे करके इसको कंसोल करेंगे यहाँ पे, तो हमें क्या मिलेगा, जो चीज हमने सेव की थी वो मिल जाएगी। वैल्यू नवीद आ गई। अच्छा, अब इसके मतलब है इसकी एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे और लोकल स्टोरेज में जाएंगे, तो वो यूजर नेम की और वैल्यू आ रही है इधर नजर। तो इस तरह हम जितनी मर्जी कीज चाहें इसमें सेव कर सकते हैं। सही है, तो लोकल स्टोरेज की समझ आ गई या नहीं? इसका फायदा क्या है, जब मैं रिफ्रेश करके आऊंगा, देखो मैं रिफ्रेश करके आ रहा हूं ना, रिफ्रेश करके आते हैं, लेकिन मैं रिफ्रेश करके भी आ रहा हूं तो ये मेरी वैल्यूज यहीं पे पड़ी। तो लोकल स्टोरेज ब्राउजर की एक ऐसी स्टोरेज होती है जो परमानेंट होती है, मतलब रिफ्रेश करें खत्म नहीं होती है। उसमें हम की पेयर वैल्यूज में वैल्यू सेव कर सकते हैं। लोकल स्टोरेज एक बना हुआ ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर सेट आइटम और गेट आइटम के फंक्शन है। सेट आइटम से क्या होता है, वैल्यू सेट होती है, और गेट आइटम से सेट करते हुए दो चीजें चाहिए, की का नाम और वैल्यू। यहाँ पे की का नाम आ गया और ये उसकी वैल्यू आ गई, और गेट करते हुए सिर्फ की का नाम और वो हमें उसकी वैल्यू दे देगा। है, हाँ, अगर हमें डिलीट करना है तो क्या कर सकते हैं, लोकल स्टोरेज डॉट क्लियर, उस क्लियर कर, लोकल स्टोरेज क्लियर कर। स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, उसको फिर हमें नल सेट करना होता है कि यूजर नेम इक्वल टू नल, तो वो क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर कर सकते हैं तो वैसे क्लियर हो जाएगा, लोकल स्टोरेज क्लियर होगी। अच्छा, ये हो गया। तो आज हमने क्या क्या कवर किया है, डोम और लोकल स्टोरेज। डोम में क्या क्या है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, सही है। और फिर अगर उसके अंदर किसी टैग को गेट करके उसकी इनर एचटीएमएल चेंज करनी हो तो डॉट इनर एचटीएमएल, अगर हमें क्लास चेंज करनी हो तो डॉट क्लास नेम, और अगर किसी वेरिएबल किसी इनपुट में से वैल्यू गेट करनी हो तो डॉट वैल्यू। टैग को गेट कर लेंगे, गेट बाय एलिमेंट बाय आईडी से, और डॉट वैल्यू से वैल्यू गेट कर। सही है, तो ये चीज समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद जो है आलबर्ट, अब व्हील घुमा ले।